नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले लालू जी ने मुझे पार्टी चलाने की पूरी छूट दे दी है, आस्तीन के सांपों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, बिहार में हार के बाद समीक्षा जारी है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद जो भीतर घात करने वाले नेता थे, अब उनकी संकट बढ़ने वाली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में समर्थन के लिए पटना पहुंचे किसान नेता, कहा दिल्ली के आंदोलन में बिहार के भी किसान शामिल हों। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार का तमाशा, शराबबंदी वाले राज्य में पुलिस कर्मियों को कसम खिलाई गई कि शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, सरकार को ऐसा लगता है कि कसम खिलाने से शराब को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश सरकार घिरती जा रही है और सरकार का टिकना मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी बोले लालू जी ने मुझे पार्टी चलाने की पूरी छूट दे दी है, आस्तीन के सांपों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के उन नेताओं को जवाब दे दिया जो लालू यादव का नाम लेकर तेजस्वी पर निशाना साध रहे थे। आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी बोले लालू जी ने मुझे पार्टी चलाने की पूरी छूट दे दी है, अब पार्टी पुराने दर्रे से नहीं चलेगी, पार्टी चलाने का तौर तरीका बदलेगा, आस्तीन के सांपों ने हराया। तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए पार्टी की बैठक बुलाई थी। बैठक में वे बोले हमें दुश्मनों ने नहीं, आस्तीन के सांपों ने हराया है। पार्टी के अंदर भीतरघात ने आरजेडी को सत्ता से दूर कर दिया, अब पार्टी को चलाने का तौर तरीका बदलेगा। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी को चलाने का जो पुराना अंदाज रहा है उससे काम नहीं चलने वाला, लिहाजा अब तरीका बदलेगा। पिछली दफे संगठन में उन्होंने फेरबदल किया था, संगठन में आरक्षण दिया गया था, अब उसमें भी समीक्षा के बाद भारी फेरबदल की जरूरत होगी। तेजस्वी ने कहा कि संगठन को लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपना माइंड क्लियर कर लें, जिन्हें चुनाव लड़ना है वे पार्टी में पदाधिकारी नहीं बने। चुनाव को लेकर उन्होंने सबकी रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को लालू जी के सामने रख दिया गया है। लालू जी ने उन्हें पार्टी चलाने की पूरी छूट दे दी है, अब जो करना है तेजस्वी को ही करना है। अगले साल हो सकता है चुनाव। तेजस्वी ने अपने नेताओं से कहा कि वे इस गलतफहमी में ना रहें कि चुनाव खत्म हो गया है और 5 साल बाद चुनाव होगा। 2021 में भी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, लिहाजा पार्टी को उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार समर्थन के लिए पटना पहुंचे किसान नेता, कहा दिल्ली के आंदोलन में बिहार के भी किसान शामिल हों। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब किसान नेताओं की नजर बिहार पर भी है। यही कारण है कि सोमवार को दिल्ली से एक साथ कई किसान नेता पटना पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरमान सिंह चढ़ूरी ने पटना पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के आंदोलन में बिहार के भी किसान शामिल हो, क्योंकि इस कानून के तहत किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। किसान नेता गुरमान सिंह ने कहा कि बिहार के किसान भी जागृत हों और दिल्ली पहुंचे। बिहार में खेत से आमदनी कम होती जा रही है और यहाँ के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में धान की एमएसपी 1888 रुपए है, लेकिन किसी को भी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा है। सरकार वन नेशन वन मार्केट की बात कर रही है, लेकिन क्या बिहार के किसानों को पंजाब जैसा रेट मिलेगा? उन्होंने कहा कि एमएसपी तय करना और इस दाम पर खरीदारी करना अलग बात है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसानों से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के किसान जो दिल्ली नहीं जा सकते वह बिहार में ही आंदोलन करें और हर जिला में किसान प्रदर्शन करके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। मालूम हो कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि बिल के विरुद्ध देश भर के किसान संगठन एकजुट हैं। किसान दिल्ली और उससे सटे सीमाओं पर लगातार 24 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसान आंदोलन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन किसान नहीं बल्कि दलाल चला रहे हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह यह बयान वैशाली जिले में किसानों के सवाल पर दिया। उन्होंने कहा कि क्या केवल दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर किसान हैं? देश में 5 लाख से अधिक गांव हैं, क्या किसी गांव में कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है? क्या बिहार में किसान विरोध कर रहे हैं? 5.5 लाख गांव में रहने वाले किसान परेशान नहीं हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का तमाशा, शराबबंदी वाले राज्य में पुलिसकर्मियों को कसम खिलाई गई कि शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार को यही भरोसा नहीं है कि जिन पर शराब को रोकने की जिम्मेवारी है वे खुद शराब नहीं पीते। जी हां, शराबबंदी वाले राज्य में सरकार ने आज पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई कि वे कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। मजे की बात यह भी है कि हर साल कसम खाने का ये समारोह होता है। जो एक बार कसम खा लेते हैं उन्हें अगले साल फिर से कसम खाने को कहा जाता है।
पुलिस कर्मियों की कसम। नीतीश सरकार के फरमान पर आज पूरे राज्य में पुलिस कर्मियों के कसम खाने का समारोह हुआ। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एसके सिंघल के नेतृत्व में शपथ लेने का कार्यक्रम हुआ। उनकी अगुवाई में पुलिस वालों ने कसम ली कि वे शराब का सेवन नहीं करेंगे। न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर जाएंगे तो भी शराब का सेवन नहीं करेंगे। हर साल कसम खाने की जरूरत क्या? हम आपको बता दें कि सरकार हर साल पुलिसकर्मियों के लिए इस तरह का शपथ ग्रहण आयोजित करती है। यानी सरकार को यह भी भरोसा नहीं है कि जिन्हें एक बार कसम खिला दी वे अपने कसम पर कायम रहेंगे। लिहाजा हर साल उन्हें कसम खिलाने की जरूरत पड़ी रही है। बिहार में शराब रोकने का जिम्मा मुख्यतः पुलिस वालों की ही है। सरकार उन्हें ही कसम खिला रही है। यानी सत्ता में बैठे लोगों को यह भरोसा नहीं है कि कानून का सम्मान कर पुलिस वाले खुद शराब नहीं पिएंगे। वैसे आप भी देखिए शपथ की उन पंक्तियों को जो सरकार ने पुलिस वालों के लिए तैयार किया है। मैं अपने जीवन काल में कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा। अगर कभी शराब से जुड़ी गतिविधियों से लिप्त पाया गया तो मैं कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा। डीजीपी की प्राथमिकता है शराब रोकना। कार्यकारी से पूर्णकालिक डीजीपी बने एसके सिंघल ने शराब नहीं पीने के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कहा कि शराबबंदी को अमल में लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। वे हर हाल में बिहार में शराबबंदी को सही तरीके से लागू कराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा चीटिंग बाज पार्टी है बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को किए गए हमलों के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। बनर्जी ने बीजेपी को चीटिंग बाज पार्टी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा, आप गृह मंत्री हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक चीटिंग बाज पार्टी है, राजनीति के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। हम संशोधित नागरिकता कानून का तब से विरोध कर रहे हैं जब से उसे कानून बनाया गया है। बीजेपी नागरिकों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, उन्हें अपनी किस्मत खुद तय करने दे। हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह ने कल झूठ का पुलिंदा बोला है। उन्होंने दावा किया कि हमारा राज्य उद्योग में शून्य है, लेकिन हम एमएसएमई क्षेत्र में नंबर 1 है। उन्होंने दावा किया कि हम ग्रामीण सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें नंबर 1 हैं। यह जानकारी भारत सरकार की है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था? पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा था कि संशोधित नागरिकता कानून के सिर्फ नियम बनना बाकी है। उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने के बाद सरकार आगे विचार करेगी। संशोधित नागरिकता कानून को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा था, सीएए के अभी नियम बनना बाकी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते यह नहीं हो सका है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद सरकार विचार करके जानकारी देगी। वहीं अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी भी दी थी कि अगर बीजेपी को राज्य में जीत मिलती है तो फिर पार्टी किसे अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के साथ टकराव के बीच ममता बनर्जी ने शरद पवार से की बात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता ने बताया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की और केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने के प्रयासों पर चर्चा की। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव से पहले केंद्र सरकार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिल्ली रिपोर्ट करने के संदर्भ में नवाब मलिक ने संवाददाताओं से कहा, शरद पवार और ममता बनर्जी ने चर्चा की कि कैसे भाजपा बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार सरकारी अधिकारियों को अपनी मर्जी से वापस ले रही है और राज्य के अधिकारियों का उल्लंघन कर रही है। भाजपा जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी और शरद पवार अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पवार बंगाल जाएंगे। बंगाल में चुनाव से 4 महीने पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किसी भी सत्ता में आने की कोशिश करने और उनकी सरकार व पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा की राजनीति यह है कि राजनीति के लिए वे कुछ भी कह सकते हैं। झूठ का सारा कचरा उनके पास है। मुख्यमंत्री ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 2 दिन पहले उनकी पार्टी के कुछ 35 विद्रोही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भाजपा में शामिल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है भाजपा, विपक्ष को एकजुट करेंगे पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र का इस्तेमाल कर रही है और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार तथा अन्य नेता भविष्य में विपक्ष को एकजुट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को पवार से बात
बात की और इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। मलिक ने कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो शरद पवार खुद कोलकाता जाएंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने कथित लापरवाही के मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच गतिरोध गहरा गया है। मलिक ने कहा, भाजपा जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार का इस्तेमाल कर रही है वह बहुत गंभीर है। पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति के बिना आईपीएस अधिकारियों को बुला लिया गया है, जो बहुत खतरनाक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पवार साहब से इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का भाजपा का कार्यक्रम सही नहीं है और लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। मलिक ने कहा, पवार साहब और अन्य नेता भविष्य में विपक्ष के सभी नेताओं को एकजुट करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लंदन में नए कोरोना वायरस का खौफ, भारत अलर्ट। गहलोत केजरीवाल बोले, बैन हो फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, एक और कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन आने की उम्मीद लगी है तो दूसरी ओर कोरोना के एक नए प्रकार ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है जो काफी खतरनाक है। इसके बाद यूरोप के कई देशों ने यूके जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अब भारत में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट किया है। केजरीवाल ने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरफ काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट बैन करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की नई स्ट्रेन की खबर चिंताजनक है। भारत सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यूके अन्य यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट तुरंत बैन करनी चाहिए। राजस्थान के सीएम ने लिखा कि भारत को अन्य देशों के साथ भी किसी तरह की मूवमेंट पर सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही अगर वायरस के नए स्ट्रेन का कोई मामला आता है तो मेडिकल एक्सपर्ट को तैयार रहना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन बढ़ रहा आगे, आज उपवास के साथ टोल मुक्ति अभियान, जाने 10 अपडेट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान अभी तक सड़कों पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का यह आंदोलन अब थमने के बजाय आगे बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में किसान आज उपवास रख रहे हैं, साथ ही टोल मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया गया है। किसान आंदोलन से जुड़े सभी 10 अपडेट हम आपको यहां बताते हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने आंदोलन को तेज करते हुए किसान यूनियनों ने रविवार को घोषणा की कि वे यहां सभी प्रदर्शन स्थलों पर सोमवार को एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। किसानों की ओर से कहा गया है कि वे 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा, 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी टोल बूथ पर हम टोल वसूली नहीं होने देंगे। हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। 27 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे और हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि उनके भाषण के दौरान थालियां बजाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 1 या 2 दिन में प्रदर्शनकारी समूहों से उनकी मांगों पर बातचीत कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने रविवार को श्रद्धांजलि दिवस भी मनाया और उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जिनकी मौत जारी आंदोलन के दौरान हुई है। किसान संगठनों ने दावा किया है कि आंदोलन में शामिल 30 से अधिक किसानों की दिल का दौरा पड़ने और सड़क दुर्घटना जैसे विभिन्न कारणों से मौत हुई है। किसानों ने कुछ स्थानों पर अरदास भी की। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान कड़ाके की सर्दी में बीते करीब 4 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं। सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बार बार नए कृषि कानूनों के लाभों के बारे में समझाने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सर्दी का कहर जारी, घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सर्दी का कहर जारी है। सोमवार सुबह पटना में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पटना में 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है। कोहरे की वजह से सुबह बाइक चलाने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल उत्तर भारत इन दिनों ठंड और कोहरे की चपेट में है। सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत कपकपाती ठंड से हुई है। हालांकि सप्ताह का पहला कार्य दिवस की वजह से गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रही है। वहीं पटना में जाड़े के दिनों में चाय लोगों के लिए बड़ी मददगार साबित होती है। राजधानी के बेली रोड में चाय दुकानों पर लोग चुस्की लेते दिखाई देते हैं। लोगों के मुताबिक गर्मा गर्म चाय अभी काफी राहत देती है। इधर पटना में 2 दिनों से अचानक ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पटना सिटी के इलाके में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था न होने के कारण राहगीर और दैनिक मजदूर को काफी परेशानी हो रही है।
ठंड से ठिठुर रहे लोग प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग की है। इतना ही नहीं, कुछ लोग ठंड से बचने के लिए कूड़े कचरे को इकट्ठा कर अलाव जला आग तापते नजर आ रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। पटना सिटी एसडीओ ने बताया कि अचानक ठंड बढ़ गई है। इसको देखते हुए प्रत्येक बस स्टैंड, पटना साहिब स्टेशन समेत अन्य चौक चौराहों को चिन्हित अलावा जलाने की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के अनुसार सासाराम, दरभंगा, छपरा, समस्तीपुर, विक्रम और बगहा समेत राज्य के तमाम जिलों में पारा गिरने से लोगों को दिन और रात दोनों में ठंड परेशान कर रही है। लोग अलाव आदि के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में ऐसे ही कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का ऐलान, अगर डबल डिजिट पार कर गई भाजपा की सीटें तो छोड़ दूंगा ट्विटर, सेव कर लें ट्वीट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं के इस्तीफे से मची खलबली के बीच अमित शाह के दौरे के बाद से ही सियासी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बार फिर से जिताने की कवायद में जुटे प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बंगाल में भाजपा दहाई के आंकड़े के लिए भी संघर्ष करती दिखेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर भाजपा दहाई का आंकड़ा पार करती है तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। इस बार बंगाल में टीएमसी के लिए रणनीति बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दावा किया। मीडिया के एक सेक्शन ने भाजपा को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है, मगर वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई के आंकड़ा पार करने में ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने अपने उसी ट्वीट में एक तरह से भाजपा को चुनौती भी दी है। प्रशांत किशोर ने अपने इस ट्वीट को सेव करने की अपील की है और ऐलान किया है कि अगर भाजपा का प्रदर्शन इससे बेहतर रहता है तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर का यह ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा ने बंगाल में मिशन 200 का लक्ष्य रखा है। बता दें कि ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी से अलग होने की कई वजहों में एक वजह प्रशांत किशोर भी माने जाते हैं। सूत्र ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और प्रशांत किशोर से काफी समय से नाराज चल रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी की कोलकाता में होगी बड़ी रैली। केजरीवाल, स्टालिन, पवार को बुलाने की कोशिश में ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को 4 मुख्यमंत्रियों और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन को आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के कदम पर अपनी सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया है। ममता बनर्जी के इस कदम के बाद बंगाल की राजनीति में कयासों का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी जनवरी में कोलकाता में भाजपा विरोधी नेताओं की एक संयुक्त रैली आयोजित करने की कोशिश कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी कोलकाता में एक ऐसी ही रैली हुई थी जिसमें विपक्षी नेताओं ने शिरकत की थी। सूत्रों के मुताबिक रैली के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, एनसीपी नेता शरद पवार और अन्य क्षेत्रीय नेताओं को ममता बुला सकती हैं। टीएमसी के एक बयान के अनुसार ममता बनर्जी ने रविवार को पवार को फोन किया, जिन्होंने उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाई और उन्हें अपने साथ मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया। पवार ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब टीएमसी को बंगाल में बीजेपी के कड़ी और एक मुश्किल चुनौती मिल रही है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 3 आईपीएस अधिकारियों को भेजने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव हुआ है। आए तीनों अधिकारी पिछले सप्ताह कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा के सुरक्षा के प्रभारी थे। नड्डा के काफिले पर इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को बंगाल में झटका, सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्य में दल बदल की भी शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें कि हाल ही में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। सुजाता मंडल खान तृणमूल सांसद सौगत राय और प्रवक्ता कुणाल घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुजाता ने कहा, मैंने राज्य में पार्टी को ऊपर लाने का काम किया था, लेकिन अब भाजपा में कोई सम्मान नहीं है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए पार्टी में रहना मुश्किल था। उन्होंने कहा, भाजपा केवल तृणमूल से भ्रष्ट नेताओं को अपने पाले में कर रही है और अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा में 6 मुख्यमंत्री और 13 डिप्टी सीएम चेहरे हैं। राज्य में भाजपा का कोई सीएम चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए काम करना एक महिला के रूप में मेरे लिए सम्मानजनक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत तेज, कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि जीतन राम मांझी के शासन में अपराध नियंत्रण में था। मुख्यमंत्री या तो मांझी को सत्ता सौंपे या गृह मंत्रालय दे। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जब मांझी जी हमारे साथ थे तो राजद बढ़िया था। अगर अपराध राजद को ही कंट्रोल करना है तो मांझी सीएम नीतीश कुमार से
से कहें कि वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दे। इधर सत्ता पक्ष ने मांझी के ट्वीट को सही ठहराया है। जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने कहा, जीतन राम मांझी ने बिल्कुल सही अपील की है, क्योंकि हालिया आपराधिक मामलों में राजद नेताओं की संलिप्तता लगातार उजागर हो रही है। जबकि बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते हैं। राजद सूबे में अपराध को बढ़ावा दे रही है। जीतन राम मांझी ने सही बात कही है। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार में सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं के लिए विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार ठहराया है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट में राजद के जेल में बंद नेताओं और समर्थकों को राज्य के 80% अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया। मांझी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के अपराध को लेकर चिंता का दिखावा करने वाले आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं से आग्रह है कि आप अपने कार्यकर्ताओं और जेल में बंद नेताओं को सच समझा दें, तो सूबे में 80% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।